दिव्या गीर्वाण भारती अष्टमी कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तक सुरभेः पंचमः पाठः। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। आठवीं कक्षा के छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। सुशान्तः भो मित्राणि किं भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति? अरे मित्रों, क्या आप सब जानते हैं आज कौन सी तिथि है? तिथि यानी तारीख। भवन्तः आप सब जानते हैं कि आज क्या तिथि है? गरिमा आम अहम जानामि। गरिमा हाँ, मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। आज सावन महीने की पूर्णिमा तिथि है। श्रावण या सावन, हिंदी में सावन कहते हैं, संस्कृत में महीने का नाम होता है श्रावण। और पूर्णिमा कौन सा दिन होता है बच्चों? पूर्णिमा अर्थात जिस दिन फुल मून होता है, पूरा चांद होता है, तो पूर्णिमा तिथि है। प्रशान्तः वयम् इदम् अपि जानीमः यत् प्रतिवर्षं श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आयोज्यते। प्रशांत कहता है, हम यह भी जानते हैं, इदम माने यह, हम यह भी जानते हैं कि प्रतिवर्ष सावन महीने की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस आयोजित किया जाता है। तो बच्चों, संस्कृत दिवस कब होता है? श्रावण महीने की पूर्णिमा को। संस्कृत दिवसः कदा आयोज्यते? संस्कृत दिवसः श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम् आयोज्यते। देखो, आपको पहली जानकारी मिली। तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति। तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। सर्वे छात्राः उत्थाय, सभी छात्र उठकर। उत्थाय इसमें ल्यप प्रत्यय है, उत स्था और ल्यप, उठकर। हे आचार्य, संस्कृत दिवसे वयं भवन्तं वर्धापयामः। हे आचार्य, संस्कृत दिवस पर हम सब आपको बधाई देते हैं। भवन्तं आपको, वर्धापयामः बधाई देते हैं। आचार्यः आचार्य, धन्यवादाः धन्यवाद। स्वस्ति युष्मभ्यं, तुम सबका कल्याण हो। शुभः भवतु संस्कृत दिवसः युष्मभ्यं सर्वेभ्यः। युष्मभ्यं सर्वेभ्यः, तुम सभी के लिए। संस्कृत दिवसः शुभः भवतु, संस्कृत दिवस शुभ हो। तो बच्चों, आपको पता चला कि संस्कृत दिवस कब होता है? श्रावण महीने की पूर्णिमा को। स्वस्ति युष्मभ्यम, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण हो। और एक और नया शब्द आ रहा है यहाँ, वर्धापयामः। वर्धापन माने बधाई देना। वर्धापयामः बधाई देते हैं। तो इस प्रकार ये कक्षा में वार्तालाप चल रहा है। प्रणवः आचार्य, अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। प्रणव कहता है, हे आचार्य, आज हमारे द्वारा संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी, प्रश्न और उत्तर यानी क्विज, प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई है। सुमेधा, आप जानते हैं ना बच्चों, संस्कृत दिवस पर कई बार प्रतियोगिताएं होती हैं, कभी श्लोक उच्चारण, कभी कुछ और। तो यहाँ संस्कृत दिवस पर एक प्रश्नोत्तरी या क्विज आयोजित किया गया है। सुमेधा, संपूर्णा कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता अस्ति। सुमेधा कहती है, सारी कक्षा दो वर्गों में विभक्त है, बटी हुई है। विभक्त माने बटी हुई है। वर्ग का अर्थ है ग्रुप, समूह। एकः कालिदास वर्गः अपरः च भास वर्गः अस्ति। एक कालिदास वर्ग है और दूसरा भास वर्ग है। क्विज में दो या दो से ज्यादा टीमें होती हैं, तो प्रश्नोत्तरी के लिए कक्षा को दो समूहों में बांट दिया गया है। पहले समूह का नाम है कालिदास वर्ग और दूसरे समूह का नाम है भास वर्ग।
कालिदास और भास संस्कृत के दो प्रसिद्ध लेखक हैं, तो नाटककार हैं। तो इनके नामों पर संस्कृत के इन दो समूहों के नाम बनाए गए हैं। प्रणवः एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं कालिदास वर्गः दास्यति। एक प्रश्न का उत्तर कालिदास समूह देगा। अपरम प्रश्नम च भासवर्गः उत्तरिष्यति। और दूसरा प्रश्न, अपरम माने दूसरे प्रश्न को भासवर्ग उत्तर देगा, भास ग्रुप उसका आंसर देगा। आचार्यः शोभनम, आचार्य कहते हैं बहुत सुंदर। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। तो बच्चों एक चीज और यहाँ पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ कई जगह विशेषण विशेष आ रहे हैं। जैसे अतीव सुंदरम आयोजन, तो आयोजन का विशेषण है सुंदरम और सुंदरम का भी विशेषण है अतीव। इसी प्रकार ऊपर संपूर्णा कक्षा, सुमेधा के कथन में देखो संपूर्णा कक्षा, कक्षा का विशेषण है संपूर्णा। कैसी कक्षा? संपूर्णा कक्षा। प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी का विशेषण है एका, एका प्रश्नोत्तरी। तो इसमें भी ध्यान देते चलो। तो अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत सुंदर आयोजन किया गया। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अब प्रारंभ करें। क्या प्रारंभ करें? प्रश्नोत्तरी या क्विज। प्रणवः संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थः। संस्कृतम इस शब्द का क्या अर्थ है? विश्वासः शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थः अस्ति। शुद्ध या परिष्कृत, यह संस्कृत शब्द का अर्थ है। तो संस्कृत एक भाषा तो है, लेकिन संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? तो संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध या परिष्कृत। परिष्कृत का भी अर्थ है कि शुद्ध की गई या शुद्ध किया हुआ। तो कैसे ये अर्थ पड़ा बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब बहुत पुराने समय में भाषा बोली जाती थी तो उसका नाम संस्कृत नहीं था, उसे सिर्फ भाषा कहते होंगे थे। तो धीरे धीरे आपको पता है कि भाषा में बदलाव आ जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी तरह से भाषा बोलने लगता है, कोई किसी तरह से। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर भी भाषा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हिंदी सब बोलते हैं, तो हिंदी पंजाब में जिस तरह बोली जाती है, या बंगाल में जिस तरह बोली जाती है, या महाराष्ट्र में या साउथ में कहीं बोली जाती है, उनमें भी फर्क हो जाता है। तो संस्कृत में भी इसी प्रकार फर्क आने लगा। तो संस्कृत के शुद्ध रूप को उन्होंने, भाषा के शुद्ध रूप को उन्होंने संस्कृत का नाम दिया कि ये शुद्ध भाषा है। तो अलग अलग जहाँ जहाँ बोली जाती थी जो भाषा, उसमें से जो सबसे सही रूप था उसको उन्होंने संस्कृत नाम दिया। तो शुद्ध या परिष्कृत, ये संस्कृत शब्द का अर्थ है। सुमेधा संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति। सुमेधा पूछती है संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? कति माने कितने। प्रबुद्धः संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे स्तः। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम। कौन से दो रूप हैं? एक है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। तो बच्चों इनमें देखें कि ये दोनों संस्कृतों में क्या फर्क है। भाषा दोनों की संस्कृत है, लेकिन इनमें क्या अंतर है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृतस्य किं प्रमुखम साहित्यम अस्ति। वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है? साहित्य यानी जो ग्रंथ उस भाषा में लिखे गए हैं। तो वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य या प्रमुख ग्रंथों के नाम बता रहे हैं। चत्वारः वेदाः, ब्राह्मण ग्रंथाः, आरण्यक ग्रंथाः, उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। वैदिक संस्कृत में कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और उपनिषद, ये वैदिक साहित्य कहा जाता है। तो अब वैदिक संस्कृत क्या हुई बच्चों?
जो इन ग्रंथों की लिखी हुई भाषा है वो वैदिक संस्कृत कहलाती है। वैदिक का अर्थ हुआ वेदों से संबंधित। वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं और वेदों से संबंधित ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद हैं, जिनमें भी वैदिक ज्ञान का ही आगे वर्णन किया गया है। तो इन ग्रंथों की भाषा है वैदिक संस्कृत। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये पुरानी संस्कृत है। और दूसरी संस्कृत है, सुमेधा पूछ रही है, लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्? लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ? विवेक, वाल्मीकेः कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते। वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है। तो वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि थे। अस्य कृतिः रामायणं लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति। इनकी रचना, कृति माने रचना, इनकी रचना रामायण लौकिक संस्कृत का आदिमः ग्रंथः, सबसे पहला ग्रंथ है। आदि कहते हैं प्रारंभ को, आदि अंत जानते हैं ना। तो आदिमः ग्रंथः प्रथम ग्रंथः, आदिम का अर्थ है प्रथम, और ये ग्रंथ का विशेषण है। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको वैदिक और लौकिक संस्कृत का अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी पढ़ते हैं, एक हिंदी तो आजकल जो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, है ना, और एक तो वो हिंदी है, और एक हिंदी आप पढ़ते हैं जो कबीरदास के दोहों की भाषा होती है, सूरदास या तुलसीदास के दोहों में लिखी गई होती है, एक वो भी हिंदी है। तो बच्चों, क्या दोनों हिंदी एक जैसी हैं? नहीं, दोनों में फर्क है। दोनों ही हिंदी हैं, लेकिन दोनों में शब्दों में, वाक्य रचना में, उनमें फर्क है। इसी प्रकार संस्कृत भी दो प्रकार की है। एक पुरानी संस्कृत जो वेदों में लिखी गई है, वो वैदिक संस्कृत कहलाती है, और जो बाद के ग्रंथों में, वाल्मीकि के समय के बाद के ग्रंथों में जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया है, वो लौकिक संस्कृत कहलाती है। तो आज हम जो ये पढ़ रहे हैं, ये लौकिक संस्कृत है। तो वाल्मीकि की रचना रामायण लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ है। लौकिक संस्कृतस्य अन्ये प्रमुखाः ग्रंथाः के? लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? के च तेषां प्रणेतारः, और उनके रचनाकार, प्रणेता, प्रणेता माने रचनाकार, प्रणेता रह बहुवचन है, और उनके रचनाकार कौन से हैं? तो अभी तक आपने बच्चों संस्कृत के बारे में देखो, पहले आपने संस्कृत दिवस के बारे में जाना, कब होता है, फिर आपने जाना संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। तो संस्कृत के बारे में आप अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। अब आपने वैदिक और लौकिक संस्कृत का अंतर भी समझा कि वैदिक संस्कृत कौन सी है और लौकिक संस्कृत क्या है। तो वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत और वाल्मीकि के समय के बाद लिखी गई भाषा लौकिक संस्कृत है। तो अब प्रणव पूछता है, लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं और कौन उनके रचयिता हैं? प्रज्ञा, महाभारतम व्यासेन विरचितम। महाभारत व्यास के द्वारा लिखा गया। महाभारत जो महान काव्य है जिसमें कौरवों और पांडवों की कथा है, ये इसके रचनाकार हैं वेद व्यास। तो वाक्य कह रहा है महाभारतम व्यासेन विरचितम, महाभारत व्यास के द्वारा रचा गया, व्यास के द्वारा। तो इसमें व्यास शब्द में तृतीया लगी है। अगर आपसे पूछा जाए महाभारत तस्य रचनाकारः कः, तो आप प्रथमा लगा के उत्तर देंगे व्यासः। देखते चलो ध्यान से कि कौन कौन सा ग्रंथ है और कौन कौन से उसके लेखक हैं, क्योंकि बाद में आपने ये सभी लिखने हैं या मैच करने हैं। रमेशः रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये। रघुवंश और कुमार संभव ये दो प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम हैं और ये दोनों महाकाव्य हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लंबा काव्य, बहुत लंबी कविता, तो ये महाकाव्य कहलाता है और ये कालिदास के द्वारा लिखे गए महाकाव्य हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे हैं और नाटक भी।
तो ये रघुवंश जिसमें भगवान राम के वंश का वर्णन है, और कुमार संभव इसमें शिवजी और पार्वती के विवाह की कथा है। तो ये कालिदास के द्वारा लिखे गए महाकाव्य हैं। तो बच्चों, इसमें आपने देखा कि आपको वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का पता चला। वैदिक संस्कृत में देखो 4 वेद प्रमुख हैं, इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और इसके अलावा अन्य ग्रंथ हैं जो वैदिक साहित्य में हैं, और लौकिक साहित्य के ग्रंथों का अभी हम पढ़ रहे हैं कि उनमें कौन कौन से लिखे गए हैं। तो कालिदास के 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव। शुभ्रा कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम च एतानि 3 नाटकानि। कालिदास के द्वारा ही लिखे गए हैं, रचित माने लिखे गए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक का नाम है। मालविका अग्निमित्रम, ये दूसरा नाटक है। विक्रमोर्वशीयम, ये तीसरा नाटक है। एतानि 3 नाटकानि, ये तीनों नाटक कालिदास के द्वारा ही रचे गए हैं। तो नीचे आप चित्रों में देख सकते हो, ये महाकवि कालिदास का चित्र है पहला वाला, जिसमें वो रचना करते हुए दिखाए जा रहे हैं। बच्चों, इन्होंने एक और खंड काव्य लिखा था, मेघदूत। तो इसमें पीछे चित्र में मेघ दिखाई दे रहे हैं, मेघ यानी बादल, जिसमें बादलों को दूत बनाकर भेजा जा रहा है, मैसेंजर बना के भेजा जाता है। उसका यहाँ नाम नहीं आया पाठ में, तो पर चित्र उससे संबंधित है। और साथ वाले चित्र में देख रहे हो, एक सुंदर सी लड़की दिखाई दे रही है, साथ में एक हिरन है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है। ये आश्रम में रहने वाली कन्या थी और पक्षियों से, पशुओं से और पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती थी। तो कभी आपको मौका मिले तो आप शकुंतला की कथा ज़रूर पढ़ना। कालिदास की लिखी गई सभी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, तभी तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटककार कहा जाता है, या सर्वश्रेष्ठ संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार। तो इनके नाटक बहुत अच्छे हैं। तो ये कथाएं आप जब भी समय हो अवश्य पढ़ें। तो ये 3 नाटक कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। मालविकाग्निमित्र में मालविका, राजकुमारी मालविका और राजा अग्निमित्र की कथा है, और विक्रमोर्वशीयम में स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और राजा पुरूरवा की कथा है। तो ये 3 नाटक इन्होंने लिखे हैं। बच्चों, मैं आपको इन ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा परिचय देती जा रही हूँ, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, आपको कहीं भी बताना हो तो आपको पता होना चाहिए। वरुणः शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। शिशुपाल वध, ये माघ के द्वारा रचित लिखा गया काव्य है। माघ भी एक महाकवि हुए हैं और उनके काव्य का नाम है शिशुपाल वध। शिशुपाल का वध। शिशुपाल कौन था? शिशुपाल का जिक्र महाभारत में आता है। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था और उसका वध कैसे हुआ, तो ये एक कथा है, इसके ऊपर माघ ने पूरा काव्य लिखा है। नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम। गौरव कहता है कि नीति शतक ये भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया। देखो यहाँ रचनाकारों के नामों में तृतीया लगी हुई है कि इनके द्वारा लिखा गया। ये पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य के वाक्य हैं। तो नीति शतक ये ग्रंथ का नाम है। इसमें नीति के शत यानी 100 श्लोक हैं, जिसमें नीति यानी व्यवहार की बातें बताई गई हैं। आप सुभाषितानी वगैरह में जो भी अधिकतर श्लोक पढ़ते हैं वो अधिकतर नीति शतक से ही लिए गए होते हैं। और इसके रचयिता हैं भर्तृहरि। हरिणा में तो तृतीया हो गई, असल में नाम है भर्तृहरि। नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया। नीतीश पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम।
पंचतंत्र का नाम तो आप सबने सुना ही है। पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कथाएं हैं जिनसे कोई ना कोई सीख मिलती है। तो पंचतंत्र ये भी संस्कृत में लिखा हुआ है और इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं विष्णु शर्मा। ड़ा लगने से तृतीया बनी हुई है, तो लेखक का नाम है विष्णु शर्मा और रचना है पंचतंत्र। तो सभी रचनाओं को, सभी पुस्तकों को और रचनाकारों के नामों को ध्यान से याद करते चलें। बलवीर, बलवीर कहता है कादम्बरी बाण भट्टेन विरचिता कथा। कादम्बरी बाण भट्ट के द्वारा रची गई कथा है। कादम्बरी स्टोरी है और ये काव्य में नहीं लिखी गई। अभी तक तो ज़्यादातर तो काव्य थे या नाटक थे, ये कथा है, ये गद्य में लिखी गई है, प्रोज। और ये बहुत लंबी कथा है। उसके लेखक हैं बाण भट्ट। पंचतंत्र में भी कथाएं हैं, पंचतंत्र में भी बीच में श्लोक भी मिलते हैं, पर ये कथाएं हैं छोटी छोटी बच्चों के लिए। सुमेधा, सुमेधा पूछती है किम विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथाः अपि संस्कृते सन्ति। क्या विज्ञान से संबंधित और मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं, कि सिर्फ कथा कहानियाँ और कविताएं ही हैं संस्कृत भाषा में? क्या कोई ऐसे भी विषय लिखे गए हैं जो विज्ञान से संबंधित हो या जिनका मनुष्यों के जीवन में कोई उपयोग हो? विवेकः, विवेक कहता है आम, हाँ। आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, अर्थशास्त्रम, कृषि विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, दर्शन शास्त्रम, व्याकरण शास्त्रम, वृक्ष आयुर्वेदः, विमान विज्ञानम च एते विषयाः संस्कृते लिखिताः सन्ति। ये सभी विषय संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन कौन से विषय? आयुर्वेद, आयुर्वेद का नाम तो सुना होगा ज़्यादातर बच्चों ने। आयु से संबंधित वेद, वेद का मतलब है ज्ञान। आयु से संबंधित ज्ञान जिस ग्रंथ में है उसका नाम है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें देसी दवाइयों का, जड़ी बूटियों से मेडिसिन्स बनाने का वर्णन है। बच्चों, संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है। आपने प्रारंभ में देखा होगा कि जो ऋषि लिख रहे थे, चित्र मैंने लगाया था, तो वो पत्तों पर लिख रहे हैं। उस समय की भाषा है संस्कृत, कि जब कागज़ और पेन भी नहीं होते थे। तो उस समय भी देखो उन्होंने कितनी कितनी चीज़ें लिखी। आयुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद में धनुष विद्या का, क्योंकि धनुष उस समय का प्रमुख अस्त्र था, तो हथियार कैसे चलाए जाने हैं, कितने डिस्टेंस पर, कितने स्पीड से, कैसे, और भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का जिक्र मिलता है रामायण और महाभारत में। तो वो उनका भी वर्णन धनुर्वेद में आता है। तो युद्ध और हथियारों से संबंधित ये वेद है। अर्थशास्त्रम, ये आपने शायद धर्म शिक्षा में भी पढ़ा हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बच्चों, ये राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ है और ये हर समय इसका महत्व बना हुआ है। आज तक इस ग्रंथ का महत्व बना हुआ है। कृषि विज्ञानम, भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, आजीविका का साधन कृषि है यहाँ ज़्यादातर लोगों का। तो कृषि से संबंधित बातें जिन कई ग्रंथों में लिखी गई हैं कि किस प्रकार खेती करनी है, कब कैसा बीज देना है। वास्तुशास्त्र, इसमें डायरेक्शंस का, कि किस दिशा में कैसा करना चाहिए, ये भी पूरे वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। दर्शन शास्त्र, इसमें पृथ्वी की सृष्टि कैसे हुई, दुनिया कैसे बनी, मनुष्य का जीवन और इस तरह के विषयों का, आत्मा, परमात्मा, इन सब चीज़ों का वर्णन मिलता है और बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसमें इन चीज़ों का वर्णन है। व्याकरण शास्त्र, ये ग्रामर। वृक्ष आयुर्वेद, वृक्षों की आयु से संबंधित ज्ञान, ये बॉटनी जिसे आज की भाषा में आप कहते हैं। यहाँ बहुत विस्तार से नहीं बताया जा रहा, लेकिन इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। विमान विज्ञानम, विमान यानी प्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन के बारे में विशेष ज्ञान। विज्ञान, विशेष ज्ञान देने वाले ग्रंथ, ये सब विषय संस्कृत में लिखे हुए हैं।
बच्चों ये ही नहीं, और भी बहुत सारे विषय लिखे गए हैं संस्कृत में, क्योंकि आपके पाठ को लंबा नहीं करना, इसलिए पूरी बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ नहीं दी जा सकती है। प्रणवः, प्रणव कहता है, व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः कः अस्ति? व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कः च तस्य रचयिता, और उसका रचयिता कौन है? व्याकरण यानी ग्रामर। अमरः, अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति। अष्टाध्यायी यह व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनिः च तस्य प्रणेता आसीत्, और पाणिनि उसका रचयिता था। देखो, पाणिनि के ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। स्टैम्प है ना, दिख रही है, पोस्टल स्टैम्प। तो वो इतना महत्वपूर्ण है। संस्कृत की व्याकरण विश्व में सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक या वैज्ञानिक मानी जाती है, और उस ग्रामर को, उस व्याकरण को इस प्रकार बनाने का श्रेय पाणिनि को जाता है। पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला ग्रंथ। इसमें 8 चैप्टर्स हैं, इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है, और इसके रचयिता हैं पाणिनि ही। तो बच्चों, ये सारे आप ग्रंथों का और रचनाकारों का नाम ध्यान रखें, क्योंकि ये आपसे एक पद में, वन वर्ड में भी और मैचिंग में भी किसी तरह से भी वे पूछे जाने हैं। आचार्य, आचार्य साधु युष्माभि अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता। आचार्य कहते हैं, साधु, साधु माने बहुत अच्छे, युष्माभि तुम लोगों के द्वारा, अतीव मनोरंजिका बहुत मनोरंजन करने वाली, ज्ञानवर्धनी च और ज्ञान बढ़ाने वाली, इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता यह प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। कैसी प्रश्नोत्तरी? मनोरंजिका प्रश्नोत्तरी, ज्ञानवर्धिनी प्रश्नोत्तरी। देखो, प्रश्नोत्तरी के 2 विशेषण हैं यहाँ। अनया खलु संस्कृतस्य सामान्य परिचयः प्राप्यते। अनया इसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रश्नोत्तरी के द्वारा। खलु निश्चित रूप से, संस्कृतस्य संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त होता है। संस्कृत के बारे में सामान्य परिचय यहाँ मिल रहा है इस प्रश्नोत्तरी में। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की, संसार की प्राचीनतमा, सबसे पुरानी भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम् अस्याम् एव निहितम् अस्ति। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल इसमें ही मौजूद है, निहित है। संस्कृति और सभ्यता क्या होते हैं? संस्कृति यानी हम कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा कल्चर कैसा है। पुराने समय से जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं संस्कृति में। और सभ्यता कि हमारे रहन सहन के तरीके कैसे हैं। सभ्यता को कहते हैं इंग्लिश में सिविलाइजेशन, है ना, ये शब्द तो आपने पढ़ा होगा। तो इंडस वैली की भी सिविलाइजेशन आपने पढ़ी है। तो संस्कृत भाषा के द्वारा ही हमें अपनी संस्कृति का और सभ्यता का पता चलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अस्माकं संस्कृतेः है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल इस ही भाषा में निहित है। निहित माने मौजूद है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, वयम एतां मधुरां भाषां सदैव रक्षिष्यामः, हम इस मधुर भाषा को सदैव बचाएंगे, हम इस मधुर भाषा की सदैव रक्षा करेंगे। देखो, फिर विशेषण विशेष्य आया, मधुरां भाषां, भाषां का विशेषण है मधुरां। सदैव, सदा प्लस एव। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। देखो, मिलित्वा में कत्वा प्रत्यय आ रहा है, सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बच्चे क्या मिलकर गा रहे हैं?
वयं पठाम संस्कृतं, वयं लिखाम संस्कृतं, सदा वदाम संस्कृतं, प्रचारयाम संस्कृतं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। हम संस्कृत पढ़ें, हम संस्कृत लिखें, सदा संस्कृत बोलें, संस्कृत का प्रचार करें। संस्कृत की जय हो, भारत की जय हो। तो बच्चों, ये पाठ में आपने संस्कृत भाषा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो थीं वो आपको पता चली। संस्कृत दिवस के बारे में, संस्कृत शब्द के अर्थ के बारे में आपको पता चला, संस्कृत के ग्रंथों के बारे में पता चला, उनके रचनाकारों के नामों के बारे में आपने जाना, और वैदिक और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है ये भी आपने जाना।